हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पार्टनरशिप या पार्टनर या फर्म को कैसे समझाया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है और कौन सा सेक्शन में है, और पार्टनरशिप कितने तरीके से होते हैं, कैसे पार्टनरशिप क्रिएट किया जाता है। इस पर हम आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत जो 1932 में पास हुआ था, उसके लिए चैप्टर 2 जो है वो बेसिकली सेक्शन 4 से लेके 8 तक इसी बात को डिस्कस करता है कि पार्टनरशिप कितने तरीके हो सकते हैं, पार्टनर कौन हो सकता है, पार्टनरशिप कैसे डिसाइड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप को लेके। हम आज चैप्टर 2, चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 2। आप लोगों के आईटीआई और आईटीओ दोनों ही में एलाइड लॉ जो पेपर 3 है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब चैप्टर 2 में जो आज का कवरेज है वो है सेक्शन 4 से लेके 8 तक। सेक्शन वाइज आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट सेक्शन 4 से लेके 8 तक में इस सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। अब जो पिछले वीडियो में हमने बोला था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 2 जो है डिफिनीशन को देता है, टर्मिनोलॉजी को बताता है कि कौन से टर्म का क्या डिफिनीशन एडॉप्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, करेक्ट। लेकिन ये भी क्लियर किया था कि ये पार्टनर या पार्टनरशिप या फर्म का डिफिनीशन सेक्शन 2 में कहीं भी नहीं दिया गया। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था सेक्शन 4 जो है वो डिफिनीशन की बात करता है। और किसके डिफिनीशन की बात करता है? जिसमें डिफिनीशन में आप देखिएगा पार्टनर्स की बात करता है कि पार्टनर्स का डिफिनीशन क्या होगा, पार्टनरशिप की बात करता है कि पार्टनरशिप का डिफिनीशन क्या होगा, राइट। और लास्टली जो है वो होता है फर्म का, कि फर्म किसको कहते हैं। तो ये सेक्शन 4 में दिया गया है, सेक्शन 4, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पार्टनरशिप या फर्म को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 4, 2 मत मार्क कीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो चलिए, डिफिनीशन में बोला गया है कि पार्टनर क्या है और पार्टनरशिप और फर्म क्या है। तो सबसे पहले ये बताता हूं कि पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होता है। तो पार्टनरशिप बेसिकली जो क्रिएट होता है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के एग्रीमेंट के ऊपर होता है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पर्पस से या किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए या प्रोफेशन के लिए एक कंसेंसस माइंड क्रिएट करते हैं और उसके लिए एक एग्रीमेंट की तैयार करते हैं या एग्री करते हैं, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली मतलब इन द रिटन फॉर्मेट और इम्प्लाइडली मतलब इन द फॉर्म ऑफ एक्ट, कि हम और आप, हमने ये एग्री किया कि चलो आज हम ये बिजनेस करते हैं कि कुछ मिठाई का दुकान चलाते हैं। इसके लिए हम कोई दो एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं, कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, मतलब रिटन नहीं है, बल्कि ये ओरल इस ढंग से है कि बोले ठीक है चलो, तो दुकान आपने हायर कर लिया, दुकान जगह ढूंढ लिया और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओरल है, जो कि implied है, by act it is done that it is this partnership has been created. So partnership is created between two persons either with express provisions or with implied provisions. क्लियर? तो एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है, 2 पार्टनर का होना जरूरी है, एक ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है। क्लियर? तो जब पार्टनर 2 या 2 से अधिक के बीच में जब कोई एग्रीमेंट होता है कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे और म्यूचुअल एजेंसी के तौर पे काम करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे और म्यूचुअल एजेंसी के तौर पे काम करेंगे। अब यहां पे टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट शेयर मतलब होता है कि उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट अराइज होगा दैट विल बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स और एज पर द एग्रीड कंसेंसस, है ना। जैसा भी एग्रीमेंट हुआ है, या तो रिटन में हो या ओरल में हो, राइट। दूसरा चीज होता है म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी मीन्स कि all partners of the partnership will be acting for the business or for the firm
बाय ऑल और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, है ना। म्यूचुअल एजेंसी मतलब यह हुआ कि अगर कोई पार्टनरशिप में आप देखेंगे कि ए बी सी तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप बनाता है, तो म्यूचुअल एजेंसी मतलब होता है कि ए जो है जब भी कोई काम करेगा फर्म के लिए या पार्टनरशिप के लिए, वो अपने लिए तो करेगा ही एज ए पार्टनर, बल्कि बी सी के लिए भी करेगा। उसी तरह से सी भी अपने लिए तो करेगा लेकिन ए बी के लिए भी करेगा। उसी तरह से बी भी अपने लिए तो करेगा एज ए पार्टनर, लेकिन वो ए और सी के लिए। मतलब क्या हुआ, एक पार्टनर न केवल फर्म का पार्टनर है बल्कि ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एग्रीमेंट में दो या दो से अधिक जुड़ते हैं और जो उसमें अपना एग्रीमेंट या कंसेंट देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, ही विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनर। एंड though that agreement in which more than two persons are there or agreed or become the member of that partnership deed, then that is called partnership. Partnership मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक बीच व्यक्तियों के बीच का एक एग्रीमेंट या दो से अधिक बीच के पर्सन्स के बीच में कंसेंसस टू कैरी आउट बिजनेस फॉर द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। क्लियर। और फर्म क्या है, तो फर्म एक ऐसा टर्म है जो पार्टनरशिप को क्यूमुलेटिव वे में इंडिकेट करता है, क्यूमुलेटिव वे में इंडिकेट करता है। ध्यान रखिएगा, फर्म इज नथिंग बट अ क्यूमुलेटिव टर्मिनोलॉजी फॉर द पार्टनरशिप। However, partner is the individual member of the partner, or partnership the whole agreement of the mutual understanding, mutual consideration, mutual carry out of the business for the firm or partnership. Clear? तो ये हो गया आपका सेक्शन 4 के अंतर्गत। आज हम देखते हैं ये बात भी कि देखिए क्या होता है कि बोला जाता है पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट के थ्रू, और इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रिलेशन। ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो होता है रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन द पार्टनर और बिटवीन द पर्सन्स will determine as to whether there is a partnership or not. अब रिलेशन किस तरह का, तो रिलेशन में देखिएगा एग्री टू शेयर प्रॉफिट, क्लियर। दूसरा है एग्री टू कैरी आउट बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप। तीसरा है एग्री टू म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब मैं डिस्कस करूंगा। ये सारे रिलेशन पे है, और ये रिलेशन कब क्रिएट होता है, तो वो होता है एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट कैसे होता है भाई, तो जो पार्टनरशिप डीड होता है उसके आधार पे डिसाइड होता है कि क्या क्या हम एग्री किए हैं इस रिलेशन में। अब यहां पे देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड। ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से नहीं क्रिएट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप सेक्शन पढ़ेंगे 4 to 8, 5, 6, 7, 8, तो वहां पे बोला जाता है पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस बट बाय रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स और बिटवीन द मेंबर्स। अब बाय स्टेटस मतलब हुआ कि जैसे आप देखेंगे HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका गवर्निंग रूल क्या होता है, इसका गवर्निंग रूल होता है हिंदू लॉ, है ना। हिंदू लॉ के अनुसार ये क्रिएट होता है, जिसमें जो भी मेंबर होते हैं दे ऑल आर को पार्टनर्स, राइट, जस्ट लाइक पार्टनर जैसे होता है मेंबर, तो को पार्टनर्स। और वो को पार्टनरशिप जो है उनको कैसे आता है, बेसिकली बाय बर्थ आता है, बाय बर्थ आता है। ठीक है, उसी तरह से इस HUF में जो भी मेंबर का एग्जिस्टिंग होता है, जो आउटगोइंग होते हैं, रिटायरिंग होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बाय डेथ, क्लियर, या बाय डिवीजन, ये दो क्राइटेरिया। तो जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है
इमीडिएटली वो एचयूएफ का मेंबर हो जाता है। जब उसका डेथ होता है तो इमीडिएटली वो एचयूएफ मेंबर से हट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाय स्टेटस क्रिएट हो रहा है एचयूएफ, है ना। लेकिन वही पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता कि कोई भी आया और मेंबर बन गया, पार्टनर बन गया और कोई भी जब मन किया निकल गया। बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब हमेशा डॉक्यूमेंट की बात नहीं करते हैं, मतलब सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जहां पे दो या दो से अधिक व्यक्ति एग्री करते हैं कैरी आउट करने के लिए, किसी पर्पस को कैरी आउट करने के लिए, किसी बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, किसी प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए। तो जो बिजनेस का डिफिनेशन दिया गया था सेक्शन 2 में, उसमें क्या कहा गया था, एनी अदर ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस, ऑल थ्री विल बी इंक्लूडेड इन बिजनेस के डिफिनेशन में। क्लियर? तो इस तरह से रिलेशन के आधार पर मतलब क्या हुआ, पहला करेक्ट स्टेटमेंट आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस या फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप क्रिएटेड एट विल, पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय स्टेटस। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि बाय स्टेटस पार्टनरशिप कभी भी क्रिएट नहीं होता है। क्लियर? चलिए, अब इसका एग्जांपल एचयूएफ भी दिया। इसी तरह से जैसे बुद्धिस्ट और बर्मीज फैमिलीज में क्या होता है कि लोग बिजनेस साथ में करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो लोग आपस में पार्टनरशिप के तौर पे काम कर रहे हैं या पार्टनर की तरह कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। या किसी भी एक प्रॉपर्टी, मान लीजिए किसी एक प्रॉपर्टी में 5-10 लोग ज्वाइंट होल्डर हैं और उससे जो रेंट आ रहा है आपस में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या बाप दादा का प्रॉपर्टी है और उसका जो रेंट आ रहा है या उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है एमोंग चिल्ड्रंस और एमोंग ग्रैंड चिल्ड्रंस के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट डज नॉट मीन कि वो उस प्रॉपर्टी का पार्टनर है। they all are co-partner, they all are right holder in that property, but they are not in partnership or they are not partner. क्लियर? तो ये स्टेटस से क्लियर नहीं होता है। ये कहां से क्लियर होता है? रिलेशनशिप। अब आते हैं यहां पे जो ऑब्जेक्टिव होता है, पहली बात तो कि इंग्रेडिएंट्स के तौर पे आप लोगों को पता चल गया कि भाई बिजनेस कैरी आउट करने के लिए एग्रीमेंट होता है, बिजनेस को प्रॉफिट शेयर करना होता है और एग्री टू म्यूचुअल एजेंसी। तो ये वाले चीज को थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं कि पार्टनरशिप कैन बी क्रिएटेड फॉर शेयरिंग प्रॉफिट। पार्टनरशिप कैन बी क्रिएटेड फॉर शेयरिंग प्रॉफिट। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा चीज भी होता है कि पार्टनरशिप कैन बी क्रिएटेड ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब फॉर शेयरिंग ओनली प्रॉफिट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कई बार ऐसी बातें होती है पार्टनरशिप में कि 2 या 3 लोग पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, उसमें चौथा मेंबर जो कि रिप्यूटेड हैं और या अच्छे पैसे वाले हैं, उनको इन्वेस्टर के तौर पर पार्टनर क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर? और उनको बोला जाता है कि भाई वो कि आप इसमें मैं पार्टनर बने, तो बोलते हैं एक ही शर्त पे पार्टनर बनूंगा, मैं पैसा लगा रहा हूं और मुझे लॉस से कोई लेना देना नहीं है। लॉस आया देन यू विल बी हियर, लेकिन प्रॉफिट आया देन आई विल बी ऑल्सो देयर टू गेन द प्रॉफिट। क्लियर? इसका मतलब यही हुआ कि दैट पार्टनरशिप विथ दैट पर्सन हैज बीन क्रिएटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द शेयरिंग प्रॉफिट, नॉट लॉस। हाउएवर ऐसे मेंबर जो कि प्रॉफिट के लिए सिर्फ आते हैं, वो लॉस तो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में या थर्ड पार्टी के फर्म के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी होती है, इन दैट केस ही विल बी ऑल्सो लायबल फॉर दैट। मतलब क्या हुआ कि लॉस तो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के प्रति उनकी लायबिलिटी बनती है। अगर फर्म कहीं लायबल हो रहा है किसी चीज के लिए, देन दैट पार्टनर कैन ऑल्सो बी लायबल फॉर दैट लायबिलिटी। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग भी दोनों चीज होता है, लेकिन हाईलाइट इस चीज को किया जाता है कि शेयरिंग प्रॉफिट। दूसरा है कैरी आउट बिजनेस। तो कैरी आउट बिजनेस जो इसेंशियल एलिमेंट होता है वो होता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी चीज को, या तो जनरल टर्म में कि भाई हम पार्टनरशिप बना लेते हैं, कोई ना कोई बिजनेस करते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही बिजनेस, कभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी प्रोफेशन कर रहे हैं, कभी बिजनेस कर रहे हैं, व्हाटसोएवर, लेकिन कोई बिजनेस एज पर डिफिनेशन सेक्शन 2 के अनुसार कैरी आउट होना चाहिए। करेक्ट? तीसरा पॉइंट होता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब होता है कि एक पार्टनर अपने लिए भी लायबल होता है और अपने फर्म के लिए लायबल होता है। फर्स्ट। सेकेंडली, एक पार्टनर, वही पार्टनर वो ना केवल अपने लिए कर रहा होता है, अपने लिए मीन्स
कि उस पार्टनरशिप के लिए, बल्कि ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स भी कर रहा होता है। इट मीन्स दैट इफ अ पार्टनर, जैसे एबीसी का एग्जांपल दिया, अगर कोई पार्टनर, तीन है एबीसी, अगर ए जो है कोई भी काम करता है फर्म के नाम पे, किसी भी ट्रेड में कोई परचेज करता है, कोई सेल करता है, इट मीन्स दैट नॉट ओनली ए इज डूइंग बट द होल फर्म इज डूइंग। इट मीन्स दैट बी और सी के बिहाफ में भी ए डिसीजन ले रहा है। उसी तरह से बी ने कोई सेल किया या परचेज किया, देन ए और सी के बिहाफ पे बी कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि पार्टनर विल बी not only will be liable not only for himself but for the whole firms, and by liability of the partnership will be created by any person for himself and for the other partners also, है ना। मतलब क्या हुआ कि एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, कि ए जो है, कभी ए काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो वो बी और सी का एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। जब बी काम कर रहा होता है तो वो ए और सी का एजेंट काम बन रहा होता है। जब सी काम कर रहा होता है तो सी जो है ए और बी का एजेंट। मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो पार्टनर के बीच में होता है। कभी ए पार्टनर प्रिंसिपल माना गया तो कभी दूसरा पार्टनर प्रिंसिपल माना गया। मतलब प्रिंसिपल कभी एक्ट के अनुसार ये डिसाइड हो रहा है, उनके एक्ट, मतलब ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं बल्कि उनके काम के द्वारा ये डिसाइड होता है कि वो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है या प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा है। क्लियर? तो ये तीन कंडीशंस होते हैं जिसको कि हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होता है कि पार्टनरशिप कितने तरीके होते हैं। अगर आप सेक्शन 6 पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, तो आपको सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप जो है बेसिकली दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। पार्टनरशिप एक पीरियड के तौर पे और दूसरा पर्पस या ऑब्जेक्टिव के तौर पे। इनके आधार पे पार्टनरशिप क्रिएट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो पार्टनर ऐसे एट विल होगा, है ना, या फिक्स्ड पीरियड होगा, फिक्स होगा, करेक्ट, पीरियड। उसी इसमें अगर आप देखेंगे पीरियड में एट विल मतलब क्या होता है कि अगर कोई एग्रीमेंट या पार्टनरशिप क्रिएट होता है और उसमें यह नहीं कहा गया कि कितने पीरियड के लिए ये पार्टनरशिप क्रिएट किया जा रहा है। ए बी सी जो तीनों एक साथ में एग्रीमेंट बनाए हैं वो बता ही नहीं रहे हैं कि एग्रीमेंट में कि वो कितने समय के लिए एग्रीमेंट कैरी आउट होगा, मतलब ये पार्टनरशिप कैरी आउट होगा। तो इसका मतलब है कि वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए है। तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज बिट एट विल। विल मतलब इच्छा अनुसार। जब भी तीनों पार्टनर में किसी को भी ऐसा लगा कि भाई अब हो गया, बहुत हो गया, अब पार्टनरशिप नहीं, देन whosoever is willing not to carry out the partnership, then that person has to give a proper written notice to the other partners before dissolving the partnership. तो पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है कि एक पार्टनर जो है अगर आप नहीं चाहते पार्टनरशिप कैरी आउट करना तो वो अदर बाकी पार्टनर्स को वो रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे कि भाई आप पार्टनरशिप खत्म करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली कंसेंसस के आधार पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी टेकन आउट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड में होता है कि मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आज की डेट में अगर पता लगा कि कोई आइटम्स है, कोई भी आइटम एक्स एक आइटम है जिसकी सेल करने में काफी प्रॉफिट होने वाला है ना, जिसके स्कार्सिटी है, और पता लगा कि ए बी सी को पता चला कि एक्स को हम किसी न किसी इस आइटम को पिकअप करके ला सकते हैं अपने स्टोरेज में जमा करके, हम सेल करके प्रॉफिट। तो वो कह सकता है कि एक्स का जब तक प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी है तो कब तक है भाई, तो 5 साल। तो बोलेगा कि ऐसा करते हैं 5 साल के लिए हम 5 इयर्स के लिए पार्टनरशिप क्रिएट कर लेते हैं, है ना, 5 इयर्स के लिए पार्टनरशिप क्रिएट कर लेते हैं। तो 5 इयर्स का या 2 इयर्स का 3 इयर्स का जब भी कोई पीरियड फिक्स होता है देन इट इज कॉल्ड फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, है ना, फिक्स्ड पीरियड। अब आते हैं पर्पस। पर्पस में क्या हो सकता है? पर्पस में होता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, और दूसरा जनरल। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब ठीक यही एग्जांपल ले लीजिए कि यहां पे पीरियड हटा दिया गया और बोला गया कि ऐसा है कि एक्स के आइटम में बहुत प्रॉफिट है ना। कोई किसी ने बोला कि यार ऐसा करते हैं कि इस इंडिया में ना आज की डेट में
स्टेशनरी में पेपर का वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। या किसी ने बोला कि अभी सीजन है मैंगो का, तो मैंगो का पार्टनरशिप हम लोग करते हैं 5 ईयर्स में। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि मैंगो का पार्टनरशिप काम करते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हुआ। मतलब ये हुआ कि भाई जब भी मैंगो खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप हम खत्म कर लेंगे, करेक्ट, राइट। लेकिन अगर उसने 5 साल भी बो दिया तो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड फिक्स्ड पार्टनरशिप, है ना, फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप, ये दोनों एक साथ हो गया। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कि भाई हम जब तक दूध से दही बनाते रहेंगे, दूध से घी बनाते रहेंगे, ये हमारा पार्टनरशिप चलता रहेगा। तो जब तक बना रहे हैं तब तक चलता रहेगा, जैसे ही खत्म हुआ वो पार्टनरशिप खत्म कर दिया जाएगा, करेक्ट। और वो अपने आप खत्म होता है। अगर किसी ऑब्जेक्टिव के लिए कि भाई हम ऐसा है कि हम 1 लाख जो है हमें कैंडल बनाना है, राइट, तो 1 लाख कैंडल जैसे ही बन जाएगा उसके लिए पार्टनरशिप वही खत्म हो जाएगा। जनरल प्रोविजन के अंतर्गत मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव है। इसमें बोला गया कि जब कोल की टारगेट होगा, कोल बेचने की बात आएगी तो कोल बेच लेंगे, कैंडल बेचने की बात आएगी तो कैंडल बेच लेंगे, सब्जी बेचने की बात आई तो सब्जी बेच लेंगे, कॉपी स्टेशनरी बेचने की बात आई, मीन्स कि मल्टीपल बिजनेस कैन बी इंक्लूडेड इन दैट, मीन्स देयर इज नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और आइटम्स फॉर विच दिस पार्टनरशिप हैज बीन क्रिएटेड। इसलिए ये 4 तरह के पार्टनरशिप माने जाते हैं। क्लियर? चलिए अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं पार्टनरशिप में पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, जो कि आपको समझना है। ज्यादा तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए पार्टनर में एक तो एक्टिव पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं भाई? तो एक्टिव पार्टनर वो जो होता है जो कि बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जिसका रोल होता है कि भाई मार्केटिंग मैं देख लूंगा, मैनेजमेंट मैं देख लूंगा, फ्लोर पे मैं रहूंगा, तो वो लोग एक्टिव पार्टनर के तौर पे माने जाते हैं। दूसरा होता है डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर। तो ये कौन होते हैं भाई? तो जो बोलते हैं कि भाई देख पैसा तो मैं लगा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। भाई जो भी डिसीजन ले रहा हूं मेरे बिहाफ पे ले लेना, मैं थर्ड पार्टी के अनुसार लायबल भी रहूंगा, या प्रॉफिट शेयर लॉस शेयर जो भी करना है करूंगा, लेकिन मुझसे नहीं होगा यार, मैं पैसा ले लो मुझसे पार नहीं लगने वाला है ना। कई बार ऐसे लोग होते हैं, तो वैसे लोगों को बोलते हैं डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर। क्लियर? एक होता है नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर जो होते हैं ऐसे पार्टनर होते हैं जो नाम के लिए, सिर्फ नॉमिनल मतलब नाम के लिए इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे अगर आपने कोई पार्टनरशिप बनाया और आपको लगा रहे यार एक्स जो है ना बहुत सिग्निफिकेंट पर्सन है, रेलिवेंट पर्सन, रिपीटेड पर्सन है, क्यों नहीं उसको हम पार्टनर के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं, ताकि नाम से भी उनके नाम जब भी लेंगे कि भाई हमारा बिजनेस में ये पार्टनर है ना, तो उस पार्टनर में अगर कोई नाम सुनेगा, जैसे कोई बड़ा पर्सनालिटी है, कोई पर्सनल सिनेमा का पर्सनालिटी है या पॉलिटिशियंस हैं या कोई भी है, जिनका भी नाम अगर लगता है कि वो रिप्यूटेड पर्सन है, रेस्पेक्टेड पर्सन है, उनका नाम लेते हैं, तो वो नॉमिनल मेंबर्स के तौर पे, नॉमिनल पार्टनर्स के तौर पे इंक्लूड हो सकते हैं, जिनको प्रॉफिट से लॉस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लायबिलिटी से लेना देना। ध्यान रखिएगा भाई बार बार इस चीज को। ऐसे भी लोग आते हैं जो कि बोलते हैं कि भाई हम डोरमेंट हैं, तो उनके लिए लायबिलिटी होती है ना, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी रहेगी। जो व्यक्ति बोला कि मैं तुम्हारा पार्टनर तो बनूंगा लेकिन एक कंडीशन पे, लॉस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है, then also that partner will be liable to the third party। ध्यान रखिएगा थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। उसी तरह से नॉमिनल पार्टनर कैन ऑल्सो बी लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। नॉमिनल पार्टनर हो गया। अब है एक पार्टनरशिप, पार्टनर एट होल्डिंग आउट। जो इंपॉर्टेंट है वो होल्डिंग आउट मतलब क्या होता है? इनका एग्रीमेंट में कहीं पर भी नाम नहीं होता है, इनको पार्टनर के तौर पर ट्रीट भी नहीं किया जाता है ना, बोला ही नहीं जाता है, ना ही कहीं पर एग्रीमेंट है। लेकिन ये एक्स जो है या कोई एक व्यक्ति जो है वो ये क्लेम करता है कि आई एम द पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म, आई एम टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे तुमको नहीं पता है, मैं पार्टनर हूं यार, और मैं गारंटी देता हूं तुमको प्रॉफिट होगा, तुम पैसा लगाओ या तुम ये सामान से क्या बोलते हैं सप्लाई करो, जो भी होगा तुम्हारा टाइम पे पैसा मिलेगा, और होगा तो कमीशन भी दूंगा तुमको। तो इस तरह की अगर कोई क्लेम करता है तो वो कहलाता है पार्टनर एट होल्डिंग आउट। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर उनके इस कॉन्फिडेंस के कारण, उनके फेथ के कारण
किसी ने कोई क्रेडिट किया, किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने कोई माल सप्लाई किया, इन दैट केस कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो बी लायबल टू दैट पर्सन, है ना। ये नहीं बोला यार मैं तो पार्टनर था ही नहीं, लेकिन अगर ये प्रूव किया जाता है कि हाँ तुमने कई बार ये बोला है कि मैं पार्टनर, ठीक है, तुमने कई बार वहां से सामान भी दिलवाया है, उसका पेमेंट भी हमें मिला है, लेकिन अब पेमेंट नहीं मिल रहा इसलिए मैं तुम्हें लायबल ठहरा रहा हूं, है ना। तो ये चीज प्रूव करना होता है लीगल टर्म में, लेकिन वो भी इस तरह से पार्टनरेट होल्डिंग आउट हो गया। नेक्स्ट जो होता है इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप में आना चाहता है, या जब भी कोई पर्सन पार्टनरशिप में आना चाहता है, तो उसको इनकमिंग बोलेंगे। कब? जब वो जो आ रहा है उस पर्सन के रेस्पेक्ट में बाकी पार्टनर ने भी हाँ कह दिया है ना, कि भाई हाँ, क्योंकि विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स नोबडी कैन बी द पार्टनर ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनरशिप, है ना। पार्टनरशिप में किसी थर्ड पार्टी को पार्टनर बनाने के लिए ऑल पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है, तो उसको बोलेंगे इनकमिंग। उसी तरह से आउट गोइंग होता है। आउट गोइंग पार्टनर वो होते हैं जो पार्टनरशिप को छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, या रिटायर हो गए हैं, या डेथ हो गया है ना। मतलब आउट गोइंग मतलब जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, है ना, बोले नहीं भाई अब हो गया, बहुत हो गया, अब मैं आराम करना चाहता हूं, यू कैरी ऑन, है ना। इन दैट केस आउट गोइंग पार्टनर जो है कहलाएंगे वो। तो इनकमिंग पार्टनर, आउट गोइंग पार्टनर। अब यहां पे मोस्ट रेलिवेंट दो चीज जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं, वो है माइनर। माइनर के बारे में याद रखिएगा, मैं बताता हूं कि पार्टनर कौन कौन हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े होंगे या आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी बोला जाता है कि एनीबडी कैन बी द पार्टनर बट माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप, है ना। और उसके बाद फर्म एज ए पार्टनर, ठीक है, और माइनर। ये दो चीज मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाह रहा हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। देखिए, फर्म जो है, माइनर जो है, किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए मेजर एज का होना जरूरी है, 18 साल का होना जरूरी है, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। सो एनी एग्रीमेंट और एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी पर्पस, वेदर फॉर पार्टनरशिप और फॉर एनी अदर पर्पस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दो या दो सदी के बीच में, तो वहां पे माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, या माइनर को ये नहीं कहा जा सकता कि तुम भी साइन करो इस एग्रीमेंट पे। क्लियर? दूसरी बात है, तो क्या माइनर पार्टनर नहीं बनता है? यस, बनता है, ऑफ कोर्स बनता है। ध्यान रखिएगा, माइनर को भी पार्टनर के तौर पे ट्रीट किया जाता है जब पार्टनरशिप के बाकी अदर पार्टनर्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि माइनर को पार्टनर के तौर पे ट्रीट किया जाए फॉर सेक ऑफ प्रॉफिट। वो लॉस से थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, भाई हम नहीं लायबिलिटी लेते हैं, माइनर है, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रॉफिट में मेरा शेयर रहेगा। तो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ऑल पार्टनर्स का कि हाँ हाँ ठीक है, इस व्यक्ति को, बच्चा को हम बना देते हैं माइनर एज ए पार्टनर। कभी कभी होता है ना कि आउटगोइंग पार्टनर थे या किसी का डेथ हो गया तो उसके बच्चे को पार्टनर के तौर पर ट्रीट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग बेनिफिट टू दैट पर्सन, कि भाई उसकी फैमिली रन कर सके, या एक अच्छा पार्टनर था हमारा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैमिली को सपोर्ट करें। तो इसलिए पार्टनर को माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन ओनली फॉर सेक ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। फर्स्ट। सेकेंड थिंग कि माइनर कभी भी किसी के प्रति लायबल नहीं होगा, नो थर्ड पार्टी, नो लॉस बियरिंग, ठीक है ना, लॉस के लिए भी नहीं और थर्ड पार्टी के प्रति भी नहीं होगा। चलिए, ये चीज हो गया। अब आता है कि फर्म जो है, क्या जैसे पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, तो क्या एक फर्म दूसरे फर्म का पार्टनर बन सकता है क्या? है ना, एक फर्म दूसरे पार्टनर का फर्म बन सकता है। तो कहा गया है कि पार्टनरशिप क्या है, एक पार्टनर्स का क्यूमुलेटिव नेम है ना, फर्म जैसे। तो फर्म हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज ए लीगल एंटिटी, नॉट लीगल एंटिटी, है ना, ध्यान रखिएगा, लीगल एंटिटी। और जब लीगल एंटिटी नहीं है, जब लीगल एंटिटी नहीं है, तो फिर वो पार्टनर कैसे बन सकता है?
अगर आप सेक्शन 2 में, सेक्शन 246 कुछ है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 में जाएंगे तो वहां पे पर्सन्स को डिफाइन किया गया है, पर्सन्स। और पर्सन्स के डिफिनेशन में आप देखिएगा वहां पे पर्सन मतलब इंडिविजुअल, पर्सन मतलब एचयूएफ, पर्सन मतलब एओपी, पर्सन मतलब कंपनी, है ना। तो फर्म को नहीं इंक्लूड किया गया। इट मींस दैट फर्म कैन नॉट बी द पार्टनर ऑफ दैट। तो बेसिकली उस एक्ट को भूल जाइए। बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत या लॉ के अंतर्गत फर्म को, जो कि एक क्यूमुलेटिव नेम है ना, पार्टनरशिप है लेकिन क्यूमुलेटिव फर्म नाम दिया गया है, तो फर्म कैन नॉट बी पार्टनर इन अदर पार्टनरशिप। अ पार्टनर कैन बी पार्टनर इन अदर पार्टनरशिप बट फर्म एज ए होल कैन नॉट बी पार्टनर इन अदर पार्टनरशिप। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर 2 के बारे में था। और इससे रिलेटेड आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको हाईलाइट किया है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है आप अपने माइंड में रखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप एक्ट से आने वाला है आईटीआई और आईटीओ एग्जाम में। और साथ में हम टेलीग्राम चैनल पे गूगल फॉर्म शेयर करना शुरू कर दिए हैं। तो हर एक संडे को गूगल फॉर्म शेयर करेंगे मॉक टेस्ट के तौर पे। आज हमने इनकम टैक्स एक्ट पे किया है, फिर अगले संडे को करेंगे। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट पे मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और जो मैं यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूं जो क्वेश्चंस के तौर पे होते हैं, उसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। रीजन ये है कि जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका माइंड एक्टिव होता है, और जब आप कमेंट करते हैं तो अपने नॉलेज को आप कंफर्म कर रहे होते हैं। किस सेंस में? या तो राइट के सेंस में या रॉन्ग के सेंस में। जो भी सेंस में आप कंफर्म कर रहे होते हैं, और जैसे कंफर्म करेंगे जब उसका उत्तर आएगा कहीं से या काउंटर रिप्लाई दिया जाएगा मेरे थ्रू या कुछ भी लाइक किया गया, इट मींस दैट योर नॉलेज हैज बिकम मोर कंफर्म्ड। So stay tuned to Ecolaw channel and do not forget to share, like and subscribe. Thank you.